रायपुर में गुरुवार दोपहर से शुरू हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक रात करीब 9 बजे तक चली। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष के साथ शाह ने पार्टी नेताओं के साथ करीब 7 घंटे तक बैठक की। 69 सीटों पर मंथन के बाद नाम तय कर लिए गए। इसके बाद शाह और नड्डा एक गाड़ी में बैठकर निकल गए। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि जल्द ही प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी होगी। पार्टी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से हुई इस बैठक में शाह ने प्रदेश के नेताओं से चुनाव की तैयारियों को लेकर सवाल किए। पूछा कि 90 सीटों पर जीत कैसे हासिल करेंगे, इसे बताइए। प्रदेश अध्यक्ष साव ने बताया कि परिवर्तन यात्रा से लेकर अलग अलग चलाए जा रहे अभियानों के बारे में बैठक में जानकारी दी गई है। साव ने बताया कि बैठक में सभी कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से चुनावी काम करेगी, इसे लेकर भी बातचीत हुई है। टिकट को लेकर किए गए सवाल पर साव ने कहा कि बहुत जल्दी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी। इस बैठक में पार्टी के चुनिंदा नेता ही शामिल हुए थे। 30 सितंबर को बिलासपुर और 3 अक्टूबर को बस्तर में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं को लेकर भी बैठक में समीक्षा की गई। पार्टी सूत्रों के अनुसार इन बैठकों में बड़ी भीड़ जुटाना उनका मकसद है। बिलासपुर और बस्तर संभाग की सीटों पर व्यापक असर पड़ सके, इसे लेकर भी रणनीति तैयार की गई है। बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, पूर्व सीएम रमन सिंह भी शामिल थे। केंद्रीय गृह मंत्री पहले 22 सितंबर को रायपुर आने वाले थे, लेकिन अंतिम समय में गृह मंत्रालय की ओर से दौरा रद्द होने की पुष्टि की गई। इससे पहले 2 सितंबर को अमित शाह रायपुर आए थे। भाजपा के आरोप पत्र लॉन्च कार्यक्रम में शाह ने 2100 करोड़ के शराब घोटाले को केवल टिप बताया था। भ्रष्टाचार मामले में प्रदेश कांग्रेस सरकार को घेरा था। उनके मुताबिक भ्रष्टाचार इससे कहीं ज्यादा का है। आरोप पत्र में भाजपा ने भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी के साथ ही सरकार की विफलताओं के मुद्दों पर फोकस किया। अमित शाह जुलाई में प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक ले चुके हैं। तब खबर यह भी सामने आई थी कि शाह स्थानीय नेताओं की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। तब मिली फटकार के बाद अचानक स्थानीय नेताओं ने अभियानों में तेजी लाई है और ये कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में प्रदेश में भाजपा की सरकार बने। मगर यह भी बड़ा सच है कि बहुत सी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। अमित शाह इसी पर रिव्यू करने पहुंचने वाले हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यूं तो अगर बीजेपी और कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए और लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन पर बड़ा फोकस है, लेकिन छत्तीसगढ़ भी एक राज्य है। हिंदी बेल्ट के ये 3 राज्य एक बहुत बड़ा नैरेटिव सेट कर सकते हैं। सियासत का सेमीफाइनल भी इन विधानसभा चुनाव को कहा जाता है और जब भी ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होते थे, क्योंकि इमीडिएट पहले होते हैं, एक इंप्रेशन भी जाता है। हालांकि ये बात भी सच है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों का कोई असर लोकसभा चुनाव पर लंबे समय से नहीं दिखा है। बिल्कुल उलट हो जाता है कई बार कि मध्य प्रदेश में बेशक कांग्रेस को कुछ अच्छा रिस्पांस मिला और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप, बीजेपी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर जीत कर आई थी। छत्तीसगढ़ की स्थिति ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि भूपेश बघेल के सामने अभी बीजेपी का कोई नेतृत्व तैयार स्थानीय स्तर पर नहीं दिखाई पड़ता है। जिस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को राजस्थान और मध्य प्रदेश में रखा गया शिवराज सिंह चौहान के होने के बावजूद, उस तरीके से या उस ताकत के साथ में छत्तीसगढ़ में नहीं रखा गया। उनकी उतनी रैलियां भी वहां पर नहीं हो रही हैं। ये बात भी सही है कि भूपेश बघेल ने काफ़ी मजबूत पकड़ हाल के दिनों में बनाई है। इंटरनल सर्वे में वो तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि सरकार बन रही है। राहुल गांधी भी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान पर उतने कॉन्फिडेंट नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और यहां पर बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। लेकिन फिर भी देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। ये आप एक्सप्लेनर्स में सुन लेते हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस में ये बातें सुन लेते हैं कि कोई कहीं जीत रहा है, कोई हार रहा है। इतना आसान नहीं होता है। किसी भी राज्य में बहुत छोटे छोटे समीकरण होते हैं। एक एक सीट पर काम किया जाता है, लोगों को साथ में जोड़ा जाता है, वहाँ की जो लोकल फीलिंग्स हैं उनको समझा जाता है। फिर स्थानीय स्तर पर प्रत्याशियों का ऐसे प्रत्याशियों का चयन किया जाता है। एक प्रत्याशी भी निर्दलीय क्यों जीतते हैं? किसी पार्टी के नहीं होते, किसी का माहौल नहीं होता, लेकिन उनकी अपनी इमेज होती है और कई जगहों पर जीतते हैं। तो ऐसे प्रत्याशी जो कद्दावर हैं या जिनका विनेबिलिटी फैक्टर मजबूत है, उनको उतारा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में कुछ रणनीतियाँ जिन पर बीजेपी काम कर रही है। तो ऐसे में ये भी कह देना एकदम से कि बिल्कुल कांग्रेस इतनी मजबूत हो गई कि बीजेपी नहीं टिक पाएगी, ये भी बिल्कुल गलत होगा। बीजेपी की अपनी तैयारियां हैं। ये बात सही है कि अब वहाँ पर रिव्यू ज़्यादा किए जा रहे हैं, ताकत ज़्यादा लगानी है, वहाँ पर स्ट्रैटेजीज ज़्यादा बनानी है, और वो भी एक ऐसे समय पर जब आप मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इतना ही फोकस कर रहे हैं। इसलिए ये कहना कम से कम गलत नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ एक चुनौतीपूर्ण राज्य तो बीजेपी के लिए दिखाई पड़ता है।